तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कॉलेज टेंस होप सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके सो हमने जैसे देख सकते हैं कि हमने BHIC 132 बुक स्टार्ट की है। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर द पुष्पभूति एंड द राइज ऑफ हर्ष। ठीक है, इसी चैप्टर की समाप्ति होने वाली है, आज पार्ट 2 है। ओके सो उसके बाद हम कल पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड और आज इसका पार्ट 2 और आज इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। में हमने देखा कि किस तरह से पुष्पभूति का राइज होता है। ठीक है, किस तरह से पुष्पभूति का राइज होता है, किस तरह से हर्षवर्धन जो है वो किंग बनता है, थ्रोन पे आता है, और किस तरह से वो थानेश्वर से लेकर अपनी जर्नी जो है कन्नौज तक लाता है। ठीक है, सो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लो, तभी जाके ये समझ आएगी। ओके, तो इस वीडियो में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में अब हम हुई थी जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसका पुलकेशन सेकंड के साथ। ठीक है, पुलकेशन सेकंड के साथ उसका कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसका एरिया टेरिटरी एक्सपेंशन कितना, ठीक है, उसका जोग्राफिकल एरिया कितना था। ठीक है, वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और कहीं हर्ष आपने कहीं ना कहीं जब आपने हर्षवर्धन के बारे में सुना होगा तो कहीं ना कहीं आपने उसका एरा के बारे में सुना होगा कि हर्षवर्धन एरा चला था। ठीक है, जो रूलर था वो अपने नाम पे एरा चलाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता था कि जो उसके आने वाले आगे भविष्य है, जो उसके आने वाले सक्सेसर हैं उनको याद करें, और अपने सक्सेसर को अपने दौर याद कराने के लिए वो कहीं ना कहीं हर एक रूलर अपना एक एरा चलाता था। ठीक है, सो जो हर्षवर्धन का एरा था, हर्षवर्धन का एरा वो भी आया था, और हर्षवर्धन का एरा का राइज और उसका हर्षवर्धन के एरा का फॉल भी हम देखेंगे। ओके, और लास्ट पे हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप गुप्ता के टाइम पढ़ते हो या हर्षवर्धन का टाइम पढ़ते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है त्रिपाठी स्ट्रगल। ठीक है, त्रिपाठी स्ट्रगल। ठीक है, इसको भी करेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर है। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सटेंट उसके हर्षवर्धन को पता है कि जो हर्षवर्धन था बहुत ही महान राजा था, बहुत ही पावरफुल राजा था, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हर्षवर्धन था। ठीक है, सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप। ओके सो बहुत ही खराब मैप बना, उसके लिए सो सॉरी। अच्छा, समझने के लिए हम बता रहे थे कि जो हर्षवर्धन का एम्पायर था, ठीक है, हर्षवर्धन को हम नॉर्थ का सबसे बड़ा ग्रेट रूलर में मानते हैं। ठीक है, सो हर्षवर्धन का ये इतना अगर नॉर्थ है, ये सारा हर्षवर्धन की टेरिटरी थी। ठीक है, ओके, और सो यहाँ से महानदी, ठीक है, एक नदी बहती थी नर्मदा। ठीक है, सो यहाँ से एक नदी बहती थी नर्मदा, और इसके नीचे जो था पुलकेशन सेकंड का रूल था, और इसके ऊपर जो था हर्षवर्धन का रूल था। ठीक है, सो पुलकेशन सेकंड ही वो रूलर था, पुलकेशन सेकंड ही वो रूलर था जिसने कि हर्षवर्धन को हराया था, जिसने हर्षवर्धन तो कन्फ्लिक्ट विद पुलकेशन सेकंड। ठीक है, हर्षवर्धन का पुलकेशन सेकंड के साथ क्या कन्फ्लिक्ट था। ओके, द किंगडम ऑफ हर्ष एंड पुलकेशन सेकंड टच्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ रिवर नर्मदा। जैसे मैंने आपको बता दिया है, जो हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड का जो टेरिटरी थी, जो एरिया था, वो नर्मदा रिवर के साथ टच होता था। ठीक है, मतलब नर्मदा रिवर ही उनकी बाउंड्री थी, इसके ऊपर हर्षवर्धन था और इसके नीचे पुलकेशन सेकंड था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशन सेज दैट हर्षाज जॉय हर्ष melted away through fear when his elephant fell in the battle। ठीक है, सो पुलकेशन सेकंड जो है वो अपने ये होल इंस्क्रिप्शन शिलालेख में बताता है कि हर्षा का जो हर्ष है, मतलब हर्षा की जो खुशी थी, जो खुशी जब बैटल हुई थी हर्षा और उसके बीच, उसकी सभी खुशी ध्वस्त हो गई, उसकी जो सभी खुशी थी वो खत्म हो गई जब हर्षवर्धन के जो सभी एलिफेंट्स जो उसके बैटल फील्ड में, ठीक है, जो रणभूमि में जब हर्षवर्धन के जो सभी हाथी थे वो गिर गए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मतलब डिफीट होते हार रहे थे। फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वून जैंग it appears that Harsha took the initiative but could not achieve any success against Pulketion। से इंस्क्रिप्शन से हमको ये देखने को मिलता है कि जो हर्षवर्धन था उसने पहल की थी, ठीक है, लड़ाई की, लेकिन वो पुलकेशन सेकंड को हराने में कामयाब नहीं हो पाया था। ठीक है, रिगार्डिंग द क्लेम मेड बाय द सक्सेसर ऑफ पुलकेशन दैट ही एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ परमेश्वरा बाय डिफीटिंग सकलोत्रा पार्थेश्वरा। ठीक है, हर्ष जिसको बोलते थे सकलोत्रा पार्थेश्वरा, मतलब किंग ऑफ एंटायर नॉर्थ रीजन। ठीक है, द किंग ऑफ एंटायर नॉर्थ रीजन। सो जो पुलकेशन सेकंड था उसने हर्षवर्धन को हराने के बाद ये टाइटल लिया था परमेश्वरा, क्योंकि मतलब हर्षवर्धन जो था उसको जो कि एंटायर नॉर्थ का रूलर होता था। ठीक है, सो उसको हराने के बाद पुलकेशन सेकंड ने ये टाइटल ले लिया परमेश्वर। ओके, R.C. Majumdar suggests that the result of battle was magnified in the favor of Pulketion by his successor. This is a fine example of poet's intention to the speaking highly of the revival in court प्रशस्तिज in order to glorify the achievement of his pattern। ठीक है, जो पुलकेशन सेकंड है उसके जो सक्सेसर थे, पुलकेशन सेकंड के जो सक्सेसर थे आगे, उन्होंने ये बताया है कि जो उनके बीच बैटल हुई थी पुलकेशन और हर्षवर्धन के बीच, उसमें जो विक्ट्री हुई थी, जो जीत हुई थी, वो हुई थी पुलकेशन सेकंड की जीत हुई थी। और ये हमें टू बी हैव बीन इन ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट यूपी, साउथ बिहार एंड ओडिशा। आज के टाइम का उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। ठीक है, सो एक रफली डायग्राम बनाते हैं। आज के टाइम का यूपी, ठीक है, मतलब यूपी, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, सो इतना एम्पायर था ये हर्षवर्धन के पास। ठीक है, ऐसे ही थानेश्वर पार्ट ऑफ ईस्टर्न पंजाब एंड ईस्टर्न राजस्थान। बिसाइड्स भास्कर वर्मन द रूलर ऑफ कामारूपा वाज
his subordinate ally, and Harsha was exercised influence on the king of Jalandhar and perhaps Kashmir in the south of Narmada was the boundary beyond the Pulketion second by was ruling। ठीक है, सो इसमें बताता है हर्षा के किंगडम के बारे में। ओके, जो आज के टाइम का प्रेजेंट का जो यूपी है, ठीक है, यूपी आज के प्रेजेंट का टाइम का यूपी आ गया, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और जो थानेश्वर जो हमको पता था कि हरियाणा पंजाब का इलाका है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न राजस्थान है, वो उसको राजस्थान जो था वो उसको विरासत में मिला था। ओके, बिसाइड भास्कर वर्मन के अलावा उसको जो कामरूपा था, ठीक है, भास्कर वर्मन के अलावा जो कामरूपा का राजा थे, ठीक है, वो उसका उनका सबऑर्डिनेट अलाई था। ठीक है, ओके, सो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो दबदबा था, वो जलंधर या फिर माना जाता है कि शायद कश्मीर तक भी उनका कहीं ना कहीं रूल था। ठीक है, कहीं ना कहीं में उनका जो बाउंड्री थी वो पुलकेशन सेकंड के साथ मिलती थी। नर्मदा, जैसे आपने पहले ही पढ़ लिया कि नर्मदा रिवर के नीचे पुलकेशन और ऊपर हर्षवर्धन का टेरिटरी थी। ठीक है, उससे साउथ में उनकी बाउंड्री यहीं तक थी। ओके, अल-बुरूनी हु केम टू इंडिया इन 11th सेंचुरी रिकॉर्ड दैट हर्षा एरा वाज यूज्ड इन मथुरा एंड कन्नौज। जो अल-बुरूनी था, जो ठीक है, अल-बुरूनी एक राइटर था, फेमस राइटर, जो 11th सेंचुरी में इंडिया में आया था। उसने ये देखा कि मथुरा और कन्नौज में आज के समय में भी उस समय में भी हर्षा एरा यूज़ किया जाता था। ठीक है, दिस एरा कमेंस्ड फ्रॉम 606 CE, द डेट ऑफ हर्षाज असेंडेंसी टू थ्रोन। तो जो ये काल था, ये जो समय था, ये 606 CE से स्टार्ट हो गया था, जब हर्षा जो है वो रूलर बना था। ठीक है, उसके टाइम से तब से स्टार्ट हो गया था। The Banshekhra Madhuban and the newly discovered Kurukshetra Varanasi copper plate of Harsha as well as Shahpuri image inscription of Aditya Sena are probably dated in this era। ये माना जाता है कि जो कुरुक्षेत्र वाराणसी कॉपर प्लेट है, या ठीक है, जो हर्षवर्धन के टाइम पे, या फिर जो शाहपुरी इमेज इंस्क्रिप्शन आदित्य सेना के टाइम, जो आदित्य सेना के शिलालेख हैं, ठीक है, ये माना जाता है कि ये भी इसी समय हर्षा एरा में लिखे गए थे। ठीक है, हर्षा एरा में लिखे गए थे। Previously, the Guptas who ruled a large part of North India had also introduced Gupta era। ठीक है, जब हम गुप्ता के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने भी गुप्ताओं ने भी अपना गुप्ता era स्टार्ट किया था जब वो रूल में आए थे। This indicate themselves to posterity by initiating an era in their name। ओके, सो कि शासक अपने नाम पे युग शुरू करवा के, काल शुरू करवा के अपने आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में याद कराना चाहता था। ठीक है, सो यही रीजन था एरा शुरू करवाने का। ठीक है, अपने नाम पे। From the Chinese sources, we learned that Tang Emperor Taisung sent an embassy to the court of Harsha in 643 and again in 647। ठीक है, सो तांग एम्परर जो था, ताइसांग, ठीक है, उसने अपना एम्बेसी, जो उसने एम्बेसडर जो था वो हर्षवर्धन के कोर्ट में भेजा था। ठीक है, कब भेजा था? 643 में, और 647 में दोबारा भेजा था। ठीक है, on the last occasion they found Harsha was no longer alive and his throne was usurped by someone. With the help of forces from Nepal and Assam, the usurper was defeated and taken as prisoner to China। This event shows the growing interest of Chinese in the politics of North India। ठीक है, सो जो चाइना का एम्परर था, ठीक है, उसने जो चाइना का एम्परर था उसने अपना एम्बेसडर भेजा था इंडिया में। ठीक है, दो बार हर्षा के टाइम पे 643 और 647 में आगे दोबारा भेजा था। लेकिन जब 647 में जब दूसरे टाइम पे वो आया तो उसने देखा कि हर्षवर्धन अब राजा नहीं है। ठीक है, सो उसने इवेंट ये हमको बताता है कि किस तरह से जो चाइनीज़ का एम्परर था वो भी नॉर्थ की, उत्तर भारत की पॉलिटिक्स, राजनीति में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा था। ठीक है, उनको भी कितना एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन हर्षा के वर्ड। ठीक है, हर्षा वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर एंड इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी इन हिज मास्टर। ठीक है, हर्षा जो एक पावरफुल रूलर था। ठीक है, हर्षा जो था एक स्ट्रॉन्ग रूलर, कहीं ना कहीं पावर रूलर था, और उसके जो लॉयल्टी, जो उसके मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी उसके लिए लॉयल थे। ठीक है, उनजांग मेंशन दैट ही वाज एन इंडस्ट्रियस किंग। हिज डे वाज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, आउट ऑफ विच 1 डिवोटेड टू द अफेयर ऑफ किंगडम एंड 2 ऑफ रिलीजियस अफेयर। ठीक है, while the affair of state may imply more secular aspect of administration, religious affair may point to the opening of hospitals for the needy, provision for free rest house on the highways, of charity, arrangement of philosophical debates, fruit bearing or shady trees, establishment of educational establishments, etc. He also kept in close touch with the common man through tours of inspection in which he traveled इनकॉन्गिनिटो। ठीक है, सो ये हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है कि जो हर्षा था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था, और उसके जो लॉयल्टी, उसके जो
उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे वो भी उसके खिलाफ, वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं लॉयल थे, ठीक है। सो हमको ये देखने को मिलता है कि जो उसका जो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था एक दिन का, जो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। फर्स्ट था वो रिलीजियस में, फर्स्ट था वो था स्टेट अफेयर्स में, ठीक है, किंगडम के स्टेट अफेयर्स में था। और जो सेकंड था वो रिलीजियस में था, ठीक है। जो फर्स्ट था जो किंगडम के बारे में था, किंगडम के स्टेट अफेयर्स के लिए था, डिवोट किया था। और जो सेकंड था उसने वो रिलीजियस के लिए किया था, ठीक है। सो उसने क्या क्या किया था, ठीक है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, ओके। सो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए, रास्ते में यहाँ वहाँ जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं किसी को अगर यात्री को रात में कहीं रुकना पड़े, ठीक है, उसके लिए शेड्स बनाए, उसके लिए कहीं, ओके। और फ्रूट्स या फिर छाँव देने वाले पेड़ लगवाए, ओके। और स्कूल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर में भी उसने इंप्रूवमेंट लाई, ओके। सो और वो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं उसने जो है अपने लोगों के साथ टच में रहा, ठीक है, अपने गांव विलेजेस के साथ कहीं ना कहीं वो टच में रहा था। नॉर्मल जैसे आप मूवी देखते हो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय वाली जो था अकबर, जिसमें ऋतिक रोशन जो लोकल रूलर होता है अकबर का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन जब वो नॉर्मल कपड़ों में बिल्कुल लोकल कपड़ों में जाता है अपने विलेज के टूर में, ताकि देख सके कि विलेज में क्या क्या चल रहा है। वैसे ही हर्षवर्धन बिल्कुल लोकल फॉर्म में अपने गाँव में कहीं ना कहीं यहाँ घूमते रहते थे, ठीक है, इंस्पेक्शन करते रहते थे कि क्या चल रहा है गाँव में, ओके। Extensive empire, and that added to this proficiency in an administrator. For example, he knew the local geography and temperature of people belonging to the varied terrain, and that helped him choosing the right governor. Okay, so जो हर्षवर्धन था वो अपने फैमिलियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने एम्पायर के साथ उसको पूरा पता था कि उसका एम्पायर कहाँ तक है, और मतलब अपने एम्पायर के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था, उसको हर जगह की खबर होती थी क्योंकि वो खुद लोकल जाकर इंस्पेक्शन करता था। और उसको इस बात की भी अच्छी तरीके से पता होता था पीपल कहाँ पर है, किस तरह से उसका जोग्राफिकल एरिया है, कहाँ से टेम्परेचर, और उस जगह पे कौन सा जो गवर्नर भेजना है, ओके। ही हैड आल्सो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद चाइनीज एम्परर, ठीक है। so, जैसे हमने देखा कि चाइनीज का एम्परर था, उसने अपना 2 बार एम्बेसडर इंडिया में भेजा हर्षवर्धन के टाइम पे, और इससे जो कि साबित करता है कि उसके चाइनीज एम्परर के साथ कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे। द हाईएस्ट टाइटल इन द हर्षाज रीजन परम भट्टरा का महाराजा धीराज, ठीक है, द नोबलेस्ट सुप्रीम किंग ऑफ किंग्स। द यूज ऑफ सच हाई साउंडिंग टाइटल्स बिकेम अ नॉर्म फ्रॉम द गुप्ताज ऑनवर्ड, ठीक है। सो जो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था उसमें उस काल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे जो टाइटल था वो था परम भट्टरा का महाराजा धीराज, ठीक है, मतलब राजाओं का भी राजा, ठीक है। और हमने पिछले चैप्टर में भी ये देखा कि जो ये ट्रेंड है, जो उनका जो ये ट्रेंड है, ठीक है, वो कब से चलता आ रहा है, गुप्ताज के टाइम से आ रहा है, ठीक है। जो गुप्ताज थे उन्होंने भी टाइटल लिए थे परमेश्वरा, ठीक है, महाराजा धीराज, ये उनके टाइम से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। उनके टाइम से ही ये ट्रेंड चलता आ रहा है हाई साउंडिंग टाइटल्स का। जब भी कोई राजा कहीं जाता है या फिर कोई टेरिटरी फतेह करता है, विक्ट्री करता है, या फिर कुछ भी अपने नाम की अचीवमेंट करता है, तो अपने आप को टाइटल देता है। सो ये गुप्ताज के टाइम का चला आ रहा है, और हर्षवर्धन ने भी इसे कंटिन्यू किया और अपने टाइम पे हाई साउंडिंग टाइटल्स यूज किए, ओके। As soon the king became universal conqueror and achieved foremost position among the revivals, such title became common, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि जब भी ओके, सो जैसे ही राजाओं ने टेरिटरियाँ ऑक्यूपाई शुरू करना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रूलर्स बनने लगे लार्ज एम्पायर के, तो उन्होंने उन्होंने ऐसे कॉमन टाइटल्स रखना शुरू कर दिया, ओके। ये ट्रेंड बन गया था कहीं ना कहीं। नोन एज राजाज एंड महाराजाज, दे वर इंडिपेंडेंट इन दियर टेरिटरी बट ओन अलायंस टू द सोवरेन, ठीक है। जो लेसर राजा थे, जो जैसे किंग गुप्ताज के टाइम से ही चला रहा है, जो किंग है वो आगे अपने प्रोविंसेस में लोकल रूलर्स अपॉइंट करता है, ठीक है। जो लोकल रूलर्स थे ये अपने आप को राजा या फिर महाराजा के टाइटल्स देते थे, ठीक है, लेकिन ये अपने अपने टेरिटरी में इंडिपेंडेंट होते थे, बट ये क्या करते थे कि लेकिन लॉयल रहते थे मेन किंग के साथ, ठीक है, किंग के साथ लॉयल रहते थे और उनको टैक्स भी पे करते थे, ओके। अनफॉर्चुनेटली द टू मोस्ट अथॉरिटीज बनभट्टा एंड उनजांग डू नॉट टेल अस मच अबाउट हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो हमको जैसे पता लगता है कि उस टाइम के जो 2 सबसे बड़े सोर्सेज मिलते हैं बनभट्टा और वनजांग के, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है नहीं, ठीक है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हर्षा एंड पुलकेशन सेकंड एंड ही सक्सेसर एंड अदर कंटेम्प्रेरी किंग डू गिव अस सम डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों के इंस्क्रिप्शन में हमें कुछ हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने को ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड और उसके सक्सेसर और अदर किंग्स जो हैं उनके कहीं ना कहीं उनके टेक्स्ट में हमको उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, ठीक है। द किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमेशा चलता रहा है, जो किंग है वो सुप्रीम हेड ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। ही अपॉइंटेड द मिनिस्टर एंड इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ओके। वही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक मंत्री वगैरह और ऑफिसर जो है स्टेट के लिए कुमारामित्यार, वो वही अपॉइंट करेगा। ही लेड द आर्मीज इन बैटल, ठीक है, आर्मीज को जो बैटल फील्ड रणभूमि में वही लीड करेगा।
ही लीड द आर्मीज इन बैटल, ठीक है, जो आर्मीज है उनकी जो सेना है उसको बैटलफील्ड रणभूमि में वही लीड करेगा, ठीक है। सो ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र, ठीक है। धर्मशास्त्र मैंने आपको पहले बताया, धर्मशास्त्र क्या होती है, लॉ बुक, ठीक है, लॉ बुक जिसमें कानून लिखे होते हैं। सो जो बहुत ही रिचुअल या रिलीजियस रूलर होते थे वो हमेशा इसका फॉलो करते थे, ठीक है, कि कानून में जो लिखा है उसी के हिसाब से चलते थे। सो हर्षवर्धन भी जो था वो रूल के हिसाब से चलता था, ठीक है, धर्मशास्त्र की बुक के अनुसार चलता था। द किंग वॉज असिस्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो था वो उसका काम हमेशा से यही था कि किंग को असिस्ट करना, एडवाइस करना, ओके। इन हिज काउंसिल वर इंक्लूडेड फेडरेटरी समानता प्रिंसेस एंड हाई ऑफिशियल्स, ठीक है। उसकी जो काउंसिल थी उसमें उसके सबऑर्डिनेट्स थे जो, ठीक है, जो उसको लोकल रूलर्स थे या जो उसने अपॉइंट करते थे, ओके, राजकुमार होते थे, प्रिंसेस और हाई ऑफिशियल, ठीक है, कुमार इम्तियाज, ठीक है, उसके काउंसिल में होते थे जो हमेशा उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे और उसको एडवाइस करते थे रूल चलाने में, ओके। द स्पेशल स्टाफ ऑफ ऑफिसर टू मैनेज द रॉयल पैलेस, ठीक है। सो रॉयल जो पैलेस था उसको भी हैंडल करने के लिए, जो रॉयल पैलेस की देखभाल करने के लिए एक स्पेशल स्टाफ था, ओके। देयर वाज अ डिपार्टमेंटल हेड दैट वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग, उसके एक डिपार्टमेंटल हेड था, ठीक है, जो एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि डायरेक्टली किंग के अंडर ही आता था, ठीक है, वो किंग को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते थे, ओके। इन हर्षास टाइम सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स वर नॉट क्लियरली सेपरेट, एज द रिजल्ट सम ऑफ टॉप सिविलियन ऑफिसर फंक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ मिलिट्री ऑफिसर आल्सो, द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट डिफर मच फ्रॉम द दैट ऑफ गुप्ता, ठीक है। सो जो हर्षवर्धन के टाइम पे जो था वो जो सिविल और जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो अलग अलग नहीं थे, वो एक सेम ही थे। सो कहीं ना कहीं जैसे कोई अगर सिविल का हाई ऑफिसर हो गया तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होती थी कि वो मिलिट्री को भी कहीं कहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जो मिलिट्री को भी कहीं ना कहीं उसकी बात सुननी पड़ती है, ठीक है। का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं गुप्ताज के साथ मैच करता है, ओके। तो ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जामिनर का फेवरेट, अगर क्योंकि यही एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, ठीक है। जैसे हमने ये एक्चुअली इसमें आपको समझने के लिए आप कुछ बचा नहीं है क्योंकि ये है कन्नौज के बारे में, ठीक है। सो मैंने आपको कन्नौज की पिछली स्टोरी पहले बता दी है कि कन्नौज किस तरह से जय स्कंदराज बना था, एक टेरिटरी थी, ठीक है, किस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस थी स्ट्रेटेजिकली। सो ये उसके बारे में है कि जब हर्षवर्धन का डिक्लाइन हो गया उसके बाद जब जो उसके टेरिटरी थी, ठीक है, उसके आसपास की टेरिटरी किस तरह से उन टेरिटरीज के बीच फाइट हुई, ये उस कन्नौज के लिए त्रिपाठी स्ट्रगल, ठीक है, मतलब तीन डायनेस्टीज के बीच स्ट्रगल थी, ठीक है। इट वाज स्ट्रगल बिटवीन थ्री डायनेस्टीज, ओके। द पालास रूल्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एक बार वापस ऐसे जो पालास थे उन्होंने ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, जो पालास थे वो ईस्टर्न इंडिया पे रूल करते थे, ठीक है। वेयर एज द प्रतिहारास कंट्रोल और द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और जो प्रतिहारास थे वो वेस्टर्न पार्ट पे करते थे, ठीक है, इन इंडिया। द राष्ट्रकूट हु रूल्ड ओवर द डेक्कन रीजन इन इंडिया, ठीक है, डेक्कन रीजन मतलब ये साउथ वाला रीजन हो गया, ओके। तो यहाँ पर था कन्नौज, ठीक है, कहीं ना कहीं। द स्ट्रगल फॉर पावर ओवर कन्नौज बिटवीन दीज थ्री डायनेस्टीज इज नोन एज ट्रिपाठी स्ट्रगल, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के किंग और यहाँ के किंग के बीच जो लड़ाई हुई थी इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्नौज एक स्ट्रेटेजिकली अच्छी पोजीशन में था, ओके, इसको बोलते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल, ठीक है। द स्ट्रगल वाज बिटवीन प्रतिहारा एम्पायर, पाला एम्पायर एंड राष्ट्रकूट एम्पायर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। किसके बीच है, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, ठीक है। It made all three dynasties vulnerable in the long run. This resulted in the country's political benefited Islamic invader from the Middle East. So हमेशा ये होता आया है कि इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ठीक है, यूनिटी नहीं है। जब हम एंशेंट की बात करते हैं तो रूलर्स में कहीं ना कहीं अखंड भारत का जो कंसेप्ट है वो नहीं आया, ठीक है, अभी ना जो हर एक रूलर था जो बाद में हम देखते हैं बाद के टाइम पे 90s के टाइम पे जब आ जाते हैं तो जब उन्होंने अंग्रेजों को हराया, ठीक है। सो ऐसा नहीं था कि वो खुद यूनिटी के लिए लड़ रहे थे कि बाद में हम एक अखंड, नहीं, हर एक रूलर बाद में एक दूसरे का सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि तीसरे रूलर को हरा के वो रूल में आए, ठीक है, वो अपने रूल को बचा सके। अखंड भारत का कंसेप्ट अब तक बिल्कुल नहीं आया था। सो यही हो रहा था कि कन्नौज के चक्कर में ये तीनों जो रूलर थे जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम के, सो ये एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और यहीं से फॉरेन इन्वेजन में हम देखते हैं कि मिडिल टाइम हम देखते हैं कि जो मिडिल एम्पायर आज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो हमने देखते हैं कि जैसे कि बुखारी जो थे गुजरात में उनको भी अरेबियन इन्वेडर्स ने किस तरह से अपरूटेड किया, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम ये तीनों डायनेस्टियाँ कन्नौज के पीछे लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं इसका मौका उठाया और इस्लामिक इन्वेडर्स ने, अरेबियन इन्वेडर्स ने, और उन्होंने इन्वेजन किया, ओके। सट्टापैन किंगडम इन कन्नौज अराउंड 730, ठीक है। यशोवर्मन के कन्नौज का जो एरिया था वो 730 के टाइम पीरियड में यशोवर्मन के अंदर था, ठीक है। इट वाज फॉलोड बाय 3 किंग्स नेमली इंद्र युद्ध, विजय युद्ध एंड चारक युद्ध, ठीक है, हु रूल्ड कन्नौज बिटवीन द एंड ऑफ 8th सेंचुरी एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। 8th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर टाइम पीरियड के अंदर इन तीनों ने इसको रूल किया। लेकिन ये तीनों जो थे वो थोड़े काफ़ी वीक रूलर थे बाकी इसके कंपेरिजन में, ठीक है। Unfortunately, these rulers turned out to be weak and the kingdom of Kannauj, the Gujarat Patihara
and Bihar and the Rashtrakutas of Manyakheta waged war against each other to take advantage of immense economic and strategical ability of कन्नौज। ठीक है, सो ये तीनों इस टाइम जो किंग है, ठीक है, कन्नौज में जो किंग है वो रूल कर रहा है, लेकिन ये तीनों रूलर्स हैं एक दूसरे के साथ खुद लड़ रहे हैं कि हम मैं इसको लूंगा, ठीक है, मैं इसको लूंगा, क्योंकि ये अब इस टाइम जो ये किंग है यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक है, ठीक है, बाकियों के कंपेरिजन में वीक है। सो अब ये तीनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं इस टेरिटरी को लेने के लिए। ओके, struggle for Kannauj continued for almost 200 years, and the outcome eventually ended in favor of Gurjar Patihara ruler Nag Bhatt II, who made Kannauj the capital of Gurjar Patihara Empire. This kingdom has been ruled for almost 3 centuries। ठीक है, 200 सालों के बाद, ओ माय गॉड, 200 सालों के बाद ये लड़ाई ख़त्म होती है और ये कन्नौज के जो कन्नौज का जो टेरिटरी है जो वो ना और 200 सालों के बाद कन्नौज की जो टेरिटरी है वो गुर्जर प्रतिहारों के अंडर आती है। ठीक है, नागभट्ट सेकंड, ठीक है, उस टाइम नागभट्ट सेकंड जो था, नागभट्ट सेकंड ने उसके बाद गुर्जर जो कन्नौज था उसको अपनी कैपिटल बनाया, और ठीक है उसके बाद लगभग जो 3 शताब्दियों के लिए इस कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों ने कंट्रोल किया। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।